आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 144 सीआरपीसी का, जो अब सारे इंडिया पर लागू है और जिसको हम कर्फ्यू कह देते हैं। पर ये कर्फ्यू वर्ड जो है ये सीआरपीसी में कहीं यूज़ नहीं हुआ, ये हम बोल देते हैं, पर इसमें इसका नाम ये नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ हम पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 144 ये कौन से चैप्टर में आती है। ठीक है, तो ये आती है चैप्टर 10 में। अब इस चैप्टर से क्या मतलब हुआ कि इससे अगर हम सेक्शन 1 हमें याद हो तो ये सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो चैप्टर 8, 10 और 11 ये तीनों चैप्टर जो हैं वो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर लागू रहेंगे। और इन तीनों को छोड़कर, इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी कोई और चैप्टर अगर वहाँ पर लागू करने हैं तो वहाँ की राज्य सरकार नोटिफिकेशन से लागू कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन 144 है इसको वहाँ पर नागालैंड या ट्राइबल एरिया में लागू करने के लिए राज्य सरकार को अलग से कोई नोटिफिकेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पर भी लागू रहेगा। ये अब जो है सेक्शन 144 का क्या टाइटल है, क्या इसका नाम है, तो इसका नाम है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, तो इसका मतलब कोई अर्जेंट मामले हो, अर्जेंट मामले 2 तरह के, या तो न्यूसेंस होने वाला है या फिर कोई खतरा जो है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई खतरा आ सकता है, कोई भी डेंजर, कुछ खतरनाक चीज़ हो सकती है, अभी आशंका है जिसकी, उन मामलों में इसके लिए आदेश दिए जाते हैं। एक तो न्यूसेंस क्या होता है, फिर न्यूसेंस की डेफिनेशन हमें कहाँ देखेंगे, आईपीसी में। ठीक है, तो न्यूसेंस की आईपीसी में क्या डेफिनेशन दे रखी है कि भी ऐसा कोई काम करना जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करेगा जिससे कोई आसपास जो लोग रहते हैं उसके, या फिर कोई आसपास जो लोग कोई लोक स्थान को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उनको फिर उसके काम से जो है उन दूसरे लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, जैसे मान लो वो आदमी जो है सड़क पर टेंट लगा देगा, ठीक है, तो इससे आसपास जो लोग जा रहे हैं उनके रास्ते में क्या जाने में बाधा पड़ेगी। ठीक है ना, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकेंगे, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, या फिर वो लाउड स्पीकर चला देता है। ठीक है, तो इससे लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, इस तरह के वो काम करता है। या फिर वो मान लो कोई ऐसा खतरनाक जानवर रखता है और उसको बाहर खुले में छोड़ दे जिससे क्या करे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान क्षति पहुंच जाए, तो ये सारे काम जो है न्यूसेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूसेंस होता है। तो न्यूसेंस हो सकता है कोई व्यक्ति न्यूसेंस करने वाला है या कोई खतरा आने वाला है। ठीक है, तो अब की बार जो लगाया हुआ है ये आशंकित खतरे का मामले में लगाया हुआ है, जो इस अब लगा हुआ है जो धारा 144। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि इसके लिए पावर किस किस को है, कौन कौन क्या कहते हैं धारा 144 लगा सकता है। तो धारा 144 के लिए पावर किन के पास है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं, प्रशासनिक जो मजिस्ट्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके पास पावर होती है। तो कौन कौन से के पास पावर होती है, एक तो जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती है, डीएम को, फिर एक एसडीएम को होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, जिसे राज्य सरकार इस कार्य के लिए सशक्त कर ले। मतलब किसी कार्यपालक, मानो राज्य सरकार को कोई डीएम या एसडीएम उसके पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है, उसको मिल नहीं रहा, तो वो किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या करेगी, पावर दे देगी कि भाई तुम जो है इस काम को, इस धारा 144 लगाने का काम तुम करो। ठीक है, जैसे हमने सेक्शन 21 में देखा था कि भी राज्य सरकार किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी विशेष काम के लिए सशक्त पावर दे सकती है, तो फिर वो इसमें भी किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे सकती है। ठीक है, तो ये 3 जने होते हैं, डीएम, एसडीएम या फिर कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन तीनों के पास इसके लिए पावर होती है लागू। अब जो है वो धारा 144 क्यों लगाएंगे, क्या रोकने के लिए धारा 144 लगाएंगे, ठीक है, लागू करेंगे, तो वो किस लिए रोकेंगे, वो बाधा, किसी व्यक्ति को कोई बाधा, शोभ या क्षति, ठीक है ना, बाधा को ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, अनॉयंस, शोभ और इंजरी, क्षति। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को ये हो सकती है, ऐसा कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, बाधा कैसे हो सकती है, मानो किसी ने रास्ता रोक दिया है, ठीक है ना, पत्थर डाल दिया सड़क पर, कोई पेड़ गिर गया है, ठीक है, इस तरह से बाधा हो रही है,
तो उस एरिया में मानो कोई इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो एरिया में कर्फ्यू लग सकता है, ठीक है ना, 144 लगा सकते हैं। वही दूसरी चीज़ है शोभ हो रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है ना, कोई ऐसा काम हो रहा है आसपास में जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो फिर या फिर कोई क्षति, ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे लोगों को कोई चोट पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये काम रोकने के लिए लोगों को ये काम मतलब ये वाली परेशानी ना हो, इसको रोकने के लिए, या फिर क्या हो सकता है, मानव जीवन को खतरा हो सकता है, कोई ऐसा खतरा हो सकता है जिससे मानव के जीवन को ही खतरा है, ठीक है ना, किसी की लाइफ को खतरा है, ठीक है ना, या फिर किसी को स्वास्थ्य को खतरा है, ठीक है ना, उसकी हेल्थ की खतरा है, इस तरह का कोई काम हो रहा है, ठीक है ना, या फिर सेफ्टी को, सुरक्षा को खतरा है आम जनता की, तो फिर वो कर्फ्यू लगा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है कि शांति, जो आम जनता, अब जो शांति है वो शांति भंग हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर जो अब तक जो 144 किसने लगती थी, वही शांति जो है उससे भंग होती थी। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है धारा 144 लगा दी जाती थी। भी किसी भी एरिया में कोई झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना, कोई कुछ भी हो सकता है, गुंडागर्दी हो सकती है, तो इसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता था कि लोग अपने घरों में ही रहें, कोई बाहर ना निकले, ठीक है। या फिर बलवा या दंगा, ठीक है। बलवा क्या होता है, बलवा हम वही आईपीसी में जाएंगे। बलवा क्या होता है कि 141 तो क्या बताता है, विधि विरुद्ध जमाव बताता है, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, 5 या 5 से ज़्यादा जने हैं और वो क्या करने वाले हैं, कोई सरकार कोई काम कर रही है उसको रोकने वाले हैं, ठीक है ना, उसमें काम में परेशानी डालने वाले हैं, या फिर जो है कोई और अपराध करने वाले हैं, ठीक है ना, आम जनता को परेशान करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये विधि विरुद्ध जमाव हो गया। और अगर यही विधि विरुद्ध जमाव जो है लोग, जो वो 5 लोग हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, वो कोई शस्त्र लेके, ठीक है ना, कोई हथियार लेके करते हैं विधि विरुद्ध जमाव, तो फिर वो बलवा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बलवा होने वाला है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं अफरे, बलवा को अफरे कहेंगे, इस तरह का होने वाला है। या फिर दंगा। दंगा क्या होता है, दो जने होने चाहिए या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो झगड़ा करते हैं सड़क पे, इसको दंगा कहते हैं, ठीक है, कोई राइट, ठीक है ना, इस तरह का कोई दंगा होने वाला है। तो इसको रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है धारा 144 लगा सकते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है। इसको रोक फिर क्या कर सकते हैं, वो जो डीएम एसडीएम जो या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट है कोई भी, वो क्या कर सकता है, कुछ भी आदेश दे सकते हैं जिसको इसके तुरंत इस चीज़ का निवारण हो जाए, इस तरह का कोई आदेश दे सकते हैं। अब जैसे अब हम देखेंगे तो अब किसने लगा हुआ है कि मानव स्वास्थ्य को, ठीक है ना, या फिर मानव के जीवन को खतरा है, इसलिए ये जो है 144 धारा 144 इस पॉइंट पर जो है अब लगा रखी है, ठीक है, ठीक है। ये चाहे तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति ही कर रहा है, ठीक है ना, मान लो कोई दूसरी एक उनमें लोगों का कोई गुट है, ठीक है ना, जो दंगे वगैरह कर रहा है और उनको सम्मन दे के बुला के उनसे बातचीत हो सकती है, ठीक है। तब तो उनमें क्या करेंगे, सम्मन दे के उनको भेज के बुलाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे कि भाई तुम रोक दो, तो फिर अगर रोक दोगे तो हमें धारा 144 नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। या फिर एक तरीका तो इसमें यह है कि व्यक्ति को दूसरी पार्टी को सम्मन दे के बुलाएंगे, ठीक है ना, और बुला के बातचीत करके, ठीक है ना, उसके बाद ये धारा 144 लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई दशाएं हैं, जैसे आपात की दशाएं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, जैसे अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी तो तुरंत ये लगानी ज़रूरी हो गई थी, ठीक है। तो लोगों को सूचना नहीं दे सकते थे कि भाई किसी व्यक्ति को सूचना दे के बुलाएंगे, ठीक है ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इन लोगों को बुला के ऐसे समझाएंगे कि हम ये करने वाले हैं, तो ये करने में तो काफ़ी डिले हो जाएगा। तो फिर ये जो है ज़रूरी नहीं है, बिना सूचना के भी लगा सकते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई कर सकते हैं एक्स पार्टी। अब इसमें आदेश क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है ना, किन किन को क्या क्या आदेश दे सकते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति को भी आदेश दे सकते हैं कि एक व्यक्ति ही है, तुम ही अपने घर में रहोगे, ठीक है ना, तुम ये काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे इस काम से लोगों को परेशानी हो रही है, तो किसी एक अकेले व्यक्ति को भी कोई आदेश दे सकते हैं धारा 144 में, ठीक है। या फिर है कि एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, जैसे कोई भी जगह है, ठीक है ना, कोई ऐसा शहर है जहाँ पर कोई दंगा फसाद हो गया, तो उस एक शहर में लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आज तक जम्मू कश्मीर में अक्सर लग जाया करता था ये वाला धारा 144, तो फिर एक जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोगों को ही जो है वहाँ के लोगों को ये आदेश दे दिया जाता था, बाकी पूरे भारत में सब
कोई किसी को और को नहीं दिया जाता था, ठीक है। या फिर जम्मू कश्मीर के ही किसी एक भाग में, मानो किसी एक कॉलोनी में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक किसी एरिया में, मान लो पूरा गंगानगर शहर है जैसे, अब इसके किसी एक एरिया में ज़्यादा, मतलब कि कोई मरीज है, ठीक है ना, तो फिर उस एरिया में मतलब एक क्षेत्र में लगा देते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को लगा सकते हैं या फिर एक एरिया में लगा सकते हैं, और तीसरा क्या लगा सकते हैं कि सभी आम जनता को कह सकते हैं, ठीक है ना, सारी जनता के लिए लगा सकते हैं। और सारी जनता को क्या कहेंगे कि अगर तुम उस क्षेत्र में जाओगे, वो जो एक विशेष क्षेत्र है, ठीक है ना, उस क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। अब वही बात है, जैसे अब गंगानगर के किसी एरिया में लगा दिया है, ठीक है ना, गंगानगर की एक कॉलोनी में लगा दिया है, तो बाकी सारी आम जनता के लिए क्या निर्देश है कि भी वो आम जनता उस कॉलोनी में नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर कोई जा रहा है उस कॉलोनी में, अब क्या होता है कि अब मान लो कि कोई दूसरे शहर में जाता है, तो अब क्या आम जनता के लिए आदेश होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में जाएगा तो अपने आप को 14 दिन तक जो है क्वारंटाइन करेगा, अपने आप को बंद कर लेगा, ठीक है ना, घर से बाहर नहीं निकलेगा ताकि दूसरे लोगों में ये फैल ना सके, ठीक है। तो इस तरह से वो आदेश दे सकता है। अब ये जो आदेश है ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है, ये 2 महीने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। जो डीएम, एसडीएम या तीसरा कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इन तीनों में से जो भी लगा रहा है वो मैक्सिमम 2 महीने तक के लिए धारा 144 वहाँ लगा सकता है। लेकिन अगर हमने ऊपर पॉइंट पढ़े थे भी किन किन बातों के लिए लगा सकते हैं, उनमें से अगर ऐसा है कि मानव के जीवन को खतरा है, या उसके स्वास्थ्य को खतरा है, या उसकी सुरक्षा को खतरा है, ठीक है, या फिर बलवा या दंगा, ठीक है ना, ये चीज़ों को खतरा है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो फिर राज्य सरकार ये जो 2 महीने थे इसको और 4 महीने बढ़ा सकती है। मतलब कि मैक्सिमम राज्य सरकार इसको 6 महीने तक कर सकती है। 2 महीने पहले लगा सकती थी, 2 महीने तक तो वो मजिस्ट्रेट लगा सकते थे, उसके आगे 4 महीने जो है राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती थी। अब ये थी सेक्शन 144। एक बात यह है कि सेक्शन 144 में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। ये तो किसी मजिस्ट्रेट जो आदेश दे रहा है उसकी पावर है कि वो ये आदेश दे या ना दे, ठीक है। अगर वो आदेश देगा कि 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, और अगर आदेश नहीं दिया है तो इस सेक्शन 144 का मतलब ये नहीं है कि 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। अब जो है सेक्शन 144 का अपराध कहाँ पर बनता है, इसमें तो प्रक्रिया बताई है सीआरपीसी में, अब इसका अपराध कहाँ बताया गया है, तो फिर इसका अपराध वही आईपीसी में बताया गया है, ठीक है। आईपीसी बताती है, सीआरपीसी तो प्रक्रिया बताती है, अपराध इसका कौन बताएगा, आईपीसी, और उसकी सज़ा भी आईपीसी बताएगी, क्या दंड होगा उसके लिए, ठीक है। तो इसका आईपीसी के चैप्टर 10 में आता है, ठीक है। आईपीसी का चैप्टर 10 क्या कहता है कि लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है ना, उसने कोई काम करने के लिए कहा है और उसको कोई नहीं मानता, उसकी कंटेम्प्ट करता है, तो फिर वो काम जो है अपराध होगा, और उसके लिए सज़ा अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सेक्शन बता रखे हैं। वो ये जो चैप्टर है 10 आईपीसी का, ये सेक्शन 172 से लेकर 190 तक है, और जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, इसका अपराध बनता है सेक्शन 188 में, 188 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 188 कहता क्या है, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लोक सेवक ने, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई आदेश दिया है, और वो ऑर्डर सही तरह से दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से उसने जो फॉलो करके दिया है, ठीक है ना, विधि प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया से उसने ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है, फिर उस ऑर्डर का, उस आदेश की कोई पालन नहीं करेगा तो उसके लिए ये इसमें बता रखा है। कोई आदेश नहीं पालन करता है तो वो सज़ा, वो अपराध होगा और उसकी क्या सज़ा होगी, ठीक है। अब हमने सीआरपीसी में 4 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है ना, 4 तरह के पॉइंट्स थे जिसमें जो है क्या कहते हैं वो लग सकता है, धारा 144 लग सकती है, ठीक है। वो 4 पॉइंट्स थे, बाधा, क्षति, क्षोभ हो सकता है, दूसरा पॉइंट था कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है, तीसरा लोक प्रशांति था, और चौथा था बलवा या दंगा। जो 4 पॉइंट्स थे उनमें से यहाँ सिर्फ
3 पॉइंट्स पर सज़ा बता रखी है सेक्शन 188 में, ठीक है। लोक प्रशांति के लिए सज़ा सेक्शन 188 में नहीं बता रखी है। लोक प्रशांति भंग करने पर जब कर्फ्यू लगाया जाता है सेक्शन 144 लगाया जाता है, ठीक है। तो अब जो है बाधा, क्षोभ या क्षति, ऑब्स्ट्रक्शन, अनायंस और इंजरी, इनको रोकने के लिए, इनके खतरे को रोकने के लिए जब सेक्शन 144 लगाया जाता है, ठीक है, और उसमें कोई व्यक्ति जो है नहीं उसकी पालन करता, ठीक है, उसको नहीं मानता है, उस वाले सेक्शन 144 के कोई भी किसी भी तरह से तोड़ता है, तो उसमें उसको कितनी सज़ा हो सकती है? उसमें 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है उसको, जो सिंपल सादा कारावास होगा, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा उसका, ठीक है, और जुर्माना हो सकता है 200 रुपये तक का, ठीक है, या दोनों, 1 महीने इन दोनों से कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई भी सज़ा दे सकते हैं। अब जो है दूसरा पॉइंट इसका आता है, जो है मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा कर सकता है, या फिर बलवा या दंगा, इन दोनों के लिए एक ही सज़ा बता रखी है। अगर मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा या बलवा या दंगा, इनको रोकने के लिए जो है सेक्शन 144 लगाया है और उसको तोड़ता है कोई व्यक्ति, उसकी पालन नहीं करता, तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है? तो उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। और वो जो कारावास है, वो इम्प्रिजनमेंट है, वो सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिगरस, मतलब उसमें कठोर कारावास भी उसको 6 महीने तक का दे सकते हैं और उसको जुर्माना लगा सकते हैं 1000 रुपये तक का, या फिर बोथ, दोनों से उसको दंडित कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर अब इस टाइम पे जो अपने इस टाइम पे जो लगा हुआ है धारा 144, तो उसको अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए ये सज़ा होगी 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ फाइन, ठीक है। अब इसका जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो ये क्या कहता है? वो कहता है कि अपराधी का जो भी अपराध कर रहा है, ठीक है ना, धारा 144 के विरुद्ध ये जो लगाया अपराध कर रहा है, उसका इंटेंशन, उसका आशय ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली चाहता हो कि मैं ये काम करूं, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली, कोई व्यक्ति आके कहे इंटेंशनली इसलिए आता है कि मैं ये जो है बीमारी को फैलाऊं, ठीक है ना। उसको पता होना चाहिए। अगर उसको पता भी है कि अगर मैं जाऊँगा बाहर, ठीक है, तो एक तो उसको ये पता होना चाहिए कि धारा ये लगी हुई है तो मुझे नहीं जाना है, ठीक है, और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये बीमारी फैलने का खतरा है, मुझे भी हो सकती है या फिर मैं किसी औरों को भी फैला सकता हूँ, ठीक है। तो उसको ये बात पता है, इतना ही काफ़ी है। अगर उसको ये ज्ञान है इस बात का तो फिर वो अपराधी माना जाएगा, इंटेंशन इसमें ज़रूरी नहीं है।